हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स विषय का क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके अंतर्गत मैंने सबसे पहले लिया है चैप्टर 1 को, और इसी तरह से जितने भी चैप्टर हैं सभी का क्विक रिवीजन मैं आप लोग को जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूंगी, ताकि किसी का भी गणित विषय में बैक ना आने पाए। परीक्षा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फ्रेंड्स, और तैयारी के लिए समय बहुत कम है। तो आप सभी लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाएं और तैयारी करनी शुरू कर दें। अब और जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, बहुत कठिन प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं पीएनपी की तरफ से, तो आप लोगों को उसी प्रकार से मैं प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, ताकि आप लोगों में से किसी का भी बैक ना आने पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जुड़ना आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। ना सिर्फ गणित विषय की, संस्कृत विषय की, सामाजिक अध्ययन की, और भी जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होने वाली है अब से आपके लिए हर्षा क्लासेस के माध्यम से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और डेली आप लोगों को लाइव क्लास 9 PM पर मैथ की मिलने वाली है फ्रेंड्स। 9 बजे डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी मैथ्स को लेकर के, और बाकी तो क्लासेस आपकी सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के चलाई ही जाएंगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुपात एवं समानुपात आपका चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 के सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया है। जितने भी महत्वपूर्ण सरल से लेकर के कठिन प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को मैंने इस एक वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला है यहाँ इसके अंतर्गत 2 का 4 से। ठीक है, 2 का 4 से आपको अनुपात ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 15 का 3 से। तो सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों की हम बात करते हैं जो इसके अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स, 2 का 4 से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 अनुपाते 4। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 2/4। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है इस तरह से, जो होता है बिंदु, मतलब जो इस तरह से रूप होता है वो अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात इसी तरह से होता है, और अनुपात हमेशा एक दूसरे से डिवाइड के रूप में होता है। ठीक है, 2 अनुपाते 4 यानी 2/4। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, और बराबर हो गया आपका 1/2। और यहाँ पे सरलतम अनुपात आपका हो जाएगा, सरलतम अनुपात बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1:2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा है फ्रेंड्स, 15 का 3 से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं 15:3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको उसके बाद आप लिख सकते हैं 15/3, और 3 एकन्नम 3, 3×5 15, और बराबर हो गया आपका 5:1। और यही आपका आ गया सरलतम अनुपात, यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन, जो आप बेसिक से जो मैंने क्वेश्चन लिया, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में 1 अंक के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसी प्रकार का और भी प्रश्न जिस प्रकार का पूछा जाता है परीक्षा में, उसे भी मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंड्स। तीसरा है 50 पैसे का 3 रुपए से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 पैसे तो आपको दिया ही गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और अनुपाते हो गया 3 रुपए। 3 रुपए है ना, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए बराबर 100 पैसे। ठीक है, तो 3 रुपए बराबर कितने पैसे हो जाएंगे? 3 रुपए बराबर 3 × 100, और बराबर हो जाएगा 300 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पैसे का 300 पैसे से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 50/300। ठीक है,
1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 3 × 100 बराबर 300 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब 50/300 हो गया ये आपका। अब 0 से 0 कट गया, 5×1 5, 5×6 हो गया आपका 30, तो बराबर हो गया 1/6। और यही अनुपात के रूप में आप लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 1:6। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 घंटे का 30 मिनट से। तो फ्रेंड्स घंटे को आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। घंटा है तो उसको मिनट में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक साथ जब इक्वल वैल्यू रहेगी तभी उसका अनुपात निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है? 1 घंटे बराबर 60 मिनट के होता है। ठीक है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, इसलिए 2 घंटे बराबर कितना मिनट हो गया? 2 घंटे बराबर 2 × 60 और बराबर इसको लिख सकते हैं 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। अब यहाँ पे 2 घंटे की जगह क्या आ गया? 120 मिनट आ गया। अब 120 मिनट का आपको अनुपात किससे निकालना है? 30 मिनट से निकालना है। तो 120 और रेशियो 30 आपका हो गया, और ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 120/30। ठीक है, ये 0 कट गया, 3×1 3, 3×4 12, तो बराबर हो गया 4/1, और बराबर हो गया फ्रेंड्स 4:1, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए और 60 पैसे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 40 पैसे का अनुपात आपको निकालना है 2 रुपए, रुपए 2 और 60 पैसे से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो ये आपका 40 पैसे तो दिया ही गया है, इससे आपको मतलब नहीं है। चेंज आपको कहाँ करना है? बदलाव आपको यहाँ पे करना है ना? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसलिए 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 2 × 100 बराबर 200 पैसे। ठीक है, 200 पैसे हो गए, और प्लस ये 60 पैसे यहाँ पे है ना, तो धन 60। ठीक है, बराबर 260 पैसे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या है फ्रेंड्स? 40 पैसे हैं, 40 पैसे, और अनुपाते क्या हो गया फ्रेंड्स? 260 पैसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 40/260। ठीक है, 40/260 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड आप करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2×2 4, 2×1 2, 2×3 6, 2/13। और इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे, अब तो ये कट नहीं सकता है। अगर 12 होता नीचे तो कट जाता, 13 है तो नहीं कटेगा। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 2:13, और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को इस तरह का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कौन सा अनुपात बड़ा है? बिल्कुल ध्यान से समझिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का लिया है मैंने, 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, इसको आपको शो करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3:5 को आप लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 5 बटे बराबर यहाँ लिख सकते हैं 5/8, मतलब दोनों की तुलना करने पर, दोनों की आप तुलना करेंगे एक साथ, तो यहाँ पे 3/5 बराबर 5/8 आप लिख सकते हैं। दोनों की तुलना जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें गुणा होगा फ्रेंड्स, इसका इसमें गुणा होगा।
ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसका इस नीचे वाली संख्या से तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा, इसका नीचे वाली का ऊपर वाले में गुणा करेंगे। मतलब इस ऊपर का इस नीचे में गुणा करते हैं और इस नीचे का इस ऊपर में गुणा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 3 अट्ठे क्या आ गया, इधर की वैल्यू 24 आ गई। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है गुणा करने पे वो इधर लिखेंगे। जैसे इस ऊपर का इस नीचे से गुणा हुआ तो इधर लिखेंगे, ऊपर वाला हमेशा इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे इजुकल टू 5 का 5 में गुणा हुआ तो 25 आया, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों की जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 24 से बड़ा है 25, ठीक है। 25 इज ग्रेटर देन 24, मतलब कि 25 जो ये है वो किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। इसलिए कौन सा भिन्न बड़ा होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/5 से बड़ा होगा 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अनुपात आपका बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 5:8 जो है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है 3:5 से, ठीक है फ्रेंड्स। या इस तरह से दिखा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5:8 इज ग्रेटर देन 3:5 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 3:5 यहाँ दिया गया है, यहाँ 5:8 दिया गया है। दोनों को भिन्न के रूप में लिख करके दोनों की आपस में तुलना करने पर, तो यहाँ पे 3:5 3/5 हो गया, 5:8 5/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 3 का इस 8 से गुणा करेंगे, इस 5 का इस 5 से गुणा करेंगे। 3 अट्ठे 24 हो गया, इस 5 का इस 5 से गुणा किए तो 5वां में 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर की नीचे वाली संख्या जो है वो बड़ी आ रही है, इधर की छोटी आ रही है। मतलब 24 जो है छोटा है 25 से, इसलिए 25 जो है बड़ा है 24 से। तो 5/8 बड़ा है 3/5 से, 5:8 बड़ा है 3:5 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2:7 और 6:8 में, तो इसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो यहाँ पे 2:7 को आप लिख सकते हैं 2/7, ठीक है। और 6:8 को लिख सकते हैं आप 6/8, ठीक है। अब दोनों की तुलना करने पर यहाँ पे आप इसकी और इसकी तुलना करेंगे। अब 2 का 8 में, इस 2 का ऊपर वाले 2 का इस नीचे वाले 8 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 16, इधर लिखेंगे। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान देके। और यहाँ पे 6 का इस 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6×7 42, ठीक है। अब आप जब इसकी तुलना कर रहे हैं फ्रेंड्स तो क्या आ रहा है, 42 जो है बड़ा है 16 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 छोटा है 42 से, ठीक है। 16 जो है वो छोटा है 42 से, इसलिए कौन सा अनुपात बड़ा होगा, 6:8, 6/8। यहाँ पे लिखेंगे 2/7 छोटा है 6/8 से, इसलिए, ठीक है, इसलिए 6:8 बड़ा है 2:7 से, और यही आपका आंसर हो गया। मतलब जो बड़ा वाला संख्या होता है उधर की तरफ मुंह खुला होता है, छोटी वाली संख्या की तरफ हमेशा मुंह बंद रहता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो 6:8 जो है बड़ा है 2:7 से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो निश्चित ही आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं फ्रेंड्स। यदि 6,18, x, 15 समानुपात में है तो x का मान होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में कई बार विगत वर्षों से पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 6:8 और प्रोपोर्शन, जब 4 पद दिए रहते हैं फ्रेंड्स तो प्रोपोर्शन यानी समानुपात हम निकालते हैं। तो यहाँ पे x:15 हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे ये दोनों क्या होता है, बाह्य पद होता है। जो इधर का पद होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बाह्य पद होता है। क्या होता है, बाह्य पद, ठीक है। और ये जो होता है बीच वाला ये होता है मध्य पद, ठीक है, मध्य पद। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, या सीबीएसई बोर्ड के होंगे, कि बाहर वाला जो होता है वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट
एक्सट्रीम होता है, और मिड वाला जो होता है वो मीन प्रोडक्ट होता है। मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो लोग सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करते होंगे, लेकिन जो लोग यूपी बोर्ड से रिलेट करते होंगे वो लोग पढ़े होंगे कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। ये फॉर्मूला होता है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक फॉर्मूला होता है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। यहाँ पे आपका मध्य पद कौन कौन सा है, 8 और x है, तो 8 गुणे x बराबर होगा, बाह्य पद कौन कौन सा है, 6 और 15 है, तो 6 गुणे 15 के। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 15 और बटे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ x बराबर हो गया फ्रेंड्स आपका 15 तियाँ 45 बटे 4। ठीक है, अब 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 एकन्नम 4, एक, ठीक है, 4 एकन्नम 4, अब कुछ नहीं बचा, 5 है, 4 एकन्नम 4, ठीक है, 1 5, 4 दूना 8, 2 10 और 4 पंचे 20, 11.25। तो यहाँ पे ये x की जगह क्या आएगा, 11.25 आएगा। x इज इक्वल टू 11.25 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा के लिए। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, तो कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर 250। ठीक है, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो बीमार बच्चे कितने हैं, बीमार बच्चे बराबर 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि अब जो है स्वस्थ बच्चे कितने होंगे। जैसे कुल बच्चे तो 250 हैं और बीमार बच्चे 70 हैं, तो स्वस्थ बच्चे कितने होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखेंगे स्वस्थ बच्चे बराबर हो जाएंगे कुल बच्चों की संख्या माइनस बीमार बच्चे, तो 250 और माइनस 70। 250 में से जब 70 घटेगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 0। 15 में से 7 गया 8 और 1 180 आया। स्वस्थ बच्चे आए 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्वस्थ बच्चे अनुपाते बीमार बच्चे, यहाँ पे स्वस्थ बच्चे और रेशियो बीमार बच्चे, इन्हीं दोनों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वस्थ बच्चे मतलब 180 और रेशियो बीमार बच्चे मतलब 70। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 180 और बटे 70। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 180 बटे 70 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 18 बटे 7 और बराबर हो जाएगा 18 रेशियो 7 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ इसमें पूछा गया वैसे ही सॉल्व कर दिया। कुल बच्चों की संख्या 250 है, बीमार बच्चे 70 हैं, स्वस्थ बच्चे होंगे 250 माइनस 70 बराबर 180। अब दोनों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है, स्वस्थ बच्चे रेशियो बीमार बच्चे, 180 रेशियो 70, 180 बटे 70 बराबर 18 बटे 7 बराबर 18 रेशियो 7 आपका हो गया आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 घंटे की का वैल्यू आपको दिया गया है और पूछा गया है 5 घंटे का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कम का दिया गया है आपको और आपसे अधिक का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे समय, समय आपको दिया गया है घंटे में। ठीक है, समय आपको घंटे में दिया गया है। और क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दूरी आपको दी गई है, दूरी किलोमीटर में आपको दी गई है। ठीक है, मतलब सरल से लेकर के मैंने कठिन तक के आपको प्रश्नों, आपके लिए प्रश्नों को सम्मिलित किया फ्रेंड्स, कि कहीं से भी कितना भी कठिन पेपर अगर बन जाए तो आप लोग डिफीट ना हो, आप लोग हमेशा विजयी रहे। हर्षिता क्लासेस से जितने भी प्रशिक्षु जुड़े सभी पूर्णांक में से पूर्णांक अंक लाएं और पीएनपी को दिखा दे कितना भी क्वेश्चन कठिन बनाओगे मैं करके आऊँगा या मैं करके आऊँगी। ठीक है, मैं 25 में से 25 अंक लेकर रहूँगा या 20 से ऊपर तो लेकर के ही आना है। कितना भी कठिन पेपर बना दिया जाए, चुन चुन के क्वेश्चन रख दिए जाए, तब भी आप लोग को 20 से ऊपर तो नंबर लाने ही लाने हैं। 25 में से 25 तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाना है। तो समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो समय यानी क्या हो जाएगा, 2 घंटा यहाँ पे है और दूरी है आपकी 120 किलोमीटर की। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माना दूरी तय करेगा बराबर, पहले यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर की। ठीक है, x किलोमीटर आप मान लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है समय 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ x लिख दीजिए। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि मैम इस तरह से कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को पहले से बता दूं, जब आपको कम की जैसे कम आपको दिया गया है घंटा और आपको किलोमीटर, कम का किलोमीटर दिया गया है और आपसे कम का, आपको कम का दिया गया है और ज़्यादा घंटा का पूछा गया है। जैसे 2 से बड़ा होता है ना 5, तो जब 2 का दिया गया है और 5 का पूछा गया है, ऐसी कंडीशन में एरो हमेशा जो लगता है वो नीचे की ओर लगता है। यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी एरो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, मैं दोनों तरह का क्वेश्चन आपको बताऊंगी, पहले ये समझ लीजिए। जब आपको कम का दिया गया रहे, मतलब 2 घंटा का दिया गया रहे, 2 घंटे की दूरी 120 किलोमीटर में तय करता है, तो 2 घंटे समय में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे 5 घंटे की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमेशा जब कम का दिया रहे, ज्यादा का पूछा जाए, ज्यादा का आपको पूछा गया है, ज्यादा का आपने एक्स माना है, ऐसी दशा में तीर हमेशा नीचे की ओर लगेगा, दोनों एरो हमेशा नीचे की ओर रहेगा। अब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे। एरो का बहुत असर पड़ता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि एरो हम किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2:5, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे। जो मतलब जिसके सामने एरो है वो वैल्यू पहले नहीं लिखते हैं, जिसके सामने एरो नहीं है, एरो का निशान मतलब ये वाला साइन नहीं है, वो वैल्यू हम पहले लिखते हैं। मतलब 2:5 हो जाएगा और प्रोपोर्शन यहाँ लिखेंगे 120 और रेशियो x। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब वहाँ यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, अब उसी फॉर्मूले पे जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको एक बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, चाहे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल लिखिए, चाहे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के लिखिए, जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है वो पहले लिखिए, जो वैल्यू आपको पता है वो आप बाद में लिखिए। इस फॉर्मूले में आप यही करेंगे। चाहे आपको यहाँ पे बाह्य पद ज्ञात करना है, मतलब x कहाँ है, बाह्य में है ना, ये वैल्यू आपकी कहाँ होती है, बाह्य होती है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अभी। और ये क्या होता है, ये आपका मध्य होता है। ठीक है, तो पहले उसमें क्या था, उस वाले क्वेश्चन में आपको मध्य का पद ज्ञात करना था, तो आपने क्या लिखा था, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको बाह्य पद की वैल्यू x ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चूंकि एक दूसरे के इक्वल है, तो चाहे आप इधर लिखिए चाहे आप उधर लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल
बराबर है तो मध्य पदों के गुणनफल के। ये आपका फॉर्मूला है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है गुणनफल के। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल का यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चाहे ये पूछा जाए तो ये पहले यहाँ लिख दीजिए, ये पूछा जाए तो ये पहले लिख दीजिए, इस तरह से इसको, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो चाहे ये पहले लाइए चाहे वो पहले लाइए, बात एक है। जो आपको ज्ञात करना है वो आप एक्स इधर ही साइड में तो रख के ज्ञात करेंगे, इधर साइड में तो रख के ज्ञात करेंगे नहीं, तो इसलिए इस तरह से करते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल मतलब क्या हो गया, बाह्य पद कौन कौन से हैं, 2 और x है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x और बराबर मध्य पदों का गुणनफल 5 गुणे 120। ठीक है, ये हो गया आपका। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 5 गुणे 120 और बटे 2, यही तो हो गया। ठीक है, ये गुणा के रूप में 2 है, यहाँ आया भाग के रूप में हो गया। 2 से 120 को डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 0 और x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 6 पंचे 30 यानी 300। ठीक है, 300 आपका हो गया आंसर, मतलब यहाँ पर x बराबर होगा क्या, 300 होगा। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि अगर समय कम दिया गया रहे और आपसे ज़्यादा का पूछा जाए तो हमेशा तीर नीचे की ओर लगाते हैं, और जिसके मुख के सामने तीर रहता है वो वैल्यू बाद में लिखते हैं, और जहाँ से तीर शुरू होता है मतलब यहाँ से तीर स्टार्ट हुआ है तो ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, यहाँ से भी तीर शुरू हुआ है तो ये वैल्यू यहाँ मध्य पद में लिखेंगे। ठीक है, होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, सिर्फ यहीं पर कंफ्यूजन था, डाउट था, इसको मैंने क्लियर कर दिया। सॉल्व करने का मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू रख करके x का मान आपने निकाल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से समझिए, आपको ज़्यादा का दिया गया है, 7 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी तय करती है, तो इसी दूरी को मतलब इलाहाबाद से लखनऊ तक की ही दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। 5 घंटे में मतलब आपको ज़्यादा का दिया गया, पहले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कम का दिया गया था, ज़्यादा का पूछा गया था, यहाँ पे ज़्यादा का दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, कम का पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चाल आपको पूछा गया है, तो माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने 5 घंटे के हिसाब से चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल हल्के मत लीजिए गणित को, क्योंकि गणित में सबसे ज़्यादा बैक आता है। आप सारे सब्जेक्ट में बच सकते हैं लेकिन इससे बच नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। और आप ही लोगों के लिए मैं डेली 9 बजे आप लोगों को क्लास दे रही हूँ, और आप लोगों को डेली क्लास दूंगी, और सभी पूरे चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को बिल्कुल आसान करते हुए मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि किसी का भी बैक ना आए। ठीक है, और बहुत गहराई से डीपली ही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वैसे, लेकिन पहले के भी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी पूरा जितना भी सिलेबस है, जितना भी आपके में सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर में, सभी सब्जेक्ट्स की लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप लोग गणित, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, सभी समावेशी, सभी मापन एवं मूल्यांकन वाला जो है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, सभी सब्जेक्ट्स की आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब रिवीजन क्लासेस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नों को मैं लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चाल जो है, यहाँ पे आप चाल लिखेंगे, और चाल क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, किलोमीटर
पर आवर में होता है चाल। ठीक है, अब उसके बाद ये घंटा यहाँ लिखेंगे, सॉरी समय लिखेंगे। समय किस में होता है, समय आपको दिया गया है और ये घंटे में होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, चाल क्या है पहले 30 किलोमीटर पर आवर, पहला का क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर यानी 30 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे घंटा कितना इसका दिया गया है, 7 घंटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी, मतलब 5 घंटे की वैल्यू पूछी गई है और चाल आपने x मान लिया है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा का दिया गया है और कम का पूछा गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कम का दिया गया था, ज़्यादा का पूछा गया था, यहाँ ज़्यादा का दिया गया है, कम का पूछा गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन बताई थी कि अगर आपको कम का दिया गया रहे और ज़्यादा का पूछ रहा है तो आप हमेशा एरो नीचे की ओर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा का दिया गया है और कम का पूछा गया, तो ये वाला तीर आप क्या करेंगे ऊपर की ओर लगाएंगे और ये वाला एरो हमेशा नीचे की ओर रहेगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो आपको पूछा जाए ज़्यादा और कम, वही का एरो, मतलब जहाँ का आपको कम ज़्यादा का दिया जाए और कम का पूछा जाए वहाँ पे आप तीर हमेशा ऊपर लगाते हैं और ये तो आपका नीचे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्स का आपको ज्ञात करना अननोन है। तो यहाँ पे आप एक्स का नीचे ही लगाएंगे, जहाँ एक्स की वैल्यू रहेगी वहाँ नीचे लगेगा, और जहाँ पे ज़्यादा का पहले दिया गया रहे और कम का आपको ज्ञात करना रहे वहाँ ऊपर की ओर एरो लगता है। होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 30/x, ये तो एज इट इज रहेगा, ऊपर का मतलब जहाँ पे एरो शुरू होता है वहाँ वो वैल्यू ऊपर रहती है, और जहाँ पे एरो खत्म होता है, मतलब एरो जहाँ पे एरो का निशान होता है, तीर का जहाँ पे निशान होता है, वो वैल्यू नीचे रहती है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ से आपका एरो शुरू हुआ है, ये वैल्यू ऊपर रहेगी, मतलब 5 आपका ऊपर चला आएगा, 5 और बटे, और यहाँ पे एरो है आपका तो ये आपका नीचे आ जाएगा वैल्यू। इतना आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद या तो इसका एक कॉन्सेप्ट और था ना, इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये तो अब मैंने आपको ऐसे बता दिया कि इसको इस तरह से करेंगे। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या था इससे पहले वाला, मैं कहेंगे मैम एरो और समानुपात के रूप में आपने बताया ही नहीं, तो मैं आप लोग को वो वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप भी बता देती हूँ। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप बीच में समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस जगह की थोड़ी कमी है और ऊपर ही ये वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 30, ये 30 ऊपर है, 30/x, और प्रोपोर्शन आप लिख सकते हैं क्या, 5/7, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप जब इसको लिखेंगे भाग के रूप में, तो 30/x बराबर 5/7। चूंकि ये जो है यहाँ पे एरो शुरू जहाँ से होता है वो हम पहले लिखते हैं, और जहाँ पे एरो रहता है वो हम नीचे लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पे क्या होगा फ्रेंड्स, x का आप 5 में गुणा करेंगे तो x गुणे 5 हो गया आपका, और बराबर यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे बराबर कर सकते हैं 30/7। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हो गया 5x बराबर 7×21, 1 मिनट, 5x बराबर, इसको तुरंत ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा मत करिए, 30×7, और x बराबर हो जाएगा 30×7 और बटे 5, 5 × 9 5, 5 छक्का 30 और 6 7 42, और x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में दूरी तय करेगी। मतलब जब वो 5 घंटे में उसी दूरी को तय करेगी फ्रेंड्स, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ाएगी ना। जब वो 5 घंटे में बस जो है दूरी, जब वही दूरी मतलब 7 घंटे में तय कर रही है तो कम भी स्पीड से तय कर लेगी, 30 किलोमीटर पर आवर से तय करेगी। लेकिन अगर उसको और कम समय में उस दूरी को तय करना है, 5 ही घंटे में तय करना है, तो बस क्या करेगी, अपनी स्पीड को और हाई करेगी। स्पीड को हाई करके वो कम समय में मतलब 5 ही घंटे में सेम डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर, और यही हो जाएगा आपका आंसर।
होप आप लोग को ये सभी 7 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल फ्रेंड्स चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यहाँ से जुड़ेंगे तो आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आप लोग का गणित एकदम आप लोग के लिए हलवा के समान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और होप आप लोग को जितने भी मैं प्रश्न बताई हूँ सभी प्रश्न आपको आसानी से दिमाग में बैठ गए होंगे आप लोगों के। और इसको 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन ज़रूर करिएगा। ये पूरा चैप्टर का निचोड़ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैंने आप लोगों के बुक से लिया है, जो आपकी बुक जो पीएनपी छापती है, सीईआरटी की किताब जो होती है, जो बेसिकली आप लोगों के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाई जाती है, वहाँ से सभी मैंने क्वेश्चंस को चूज किया है और विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसे मैं सभी चैप्टर्स का पूरे चैप्टर, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगी, सभी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। तो बिल्कुल आप लोग का सिर्फ यही काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का साथ मैं सुपर टेट तक नहीं छोड़ूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।